पे आते रहेंगे। ओके, अब हम जो कवर करने जा रहे हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इसको कवर करेंगे। ये कम से कम 4 दिन टॉपिक चलेगा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? आपके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ओके, बताइए, आपके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में? आपके दिमाग में क्या चलता है मॉनेटरी पॉलिसी शब्द आता है? अच्छा, आपको अगर मैं पैसा दे दूं, फॉर एग्जांपल आपके अभी जॉब नहीं लगी, जब आपकी जॉब लग जाएगी आपके पास मेरे को ऐसा ही आपके घर में नल में से पैसा निकलने लग जाएगा मेरे को, इस तरीके से आपको कमाई होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे बताइए? आप क्या करेंगे? आप बताइए मेरे दोस्त। आपके पास बहुत पैसा है, हाइपोथेटिकली मान लो आज जब सुबह आप उठ रहे थे तब आपके वॉलेट में मेरे भाई 2-2 हजार के 100 नोट रखे हुए थे, ठीक है? अब आपके पास मेरे दोस्त यहाँ पर 2-2 हजार के 100 नोट रखने के बाद 2 लाख रुपए, आप क्या करोगे उसका? क्या करोगे 2 लाख रुपए का? इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। ठीक है, क्या करेंगे सच बता। ठीक है, शादी करेंगे। हाँ बेटा, शादी करेंगे। बहुत बढ़िया। और सुमन कह रही है, लड़का कहता है समझ में, सुमन सर शादी करेंगे। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, शॉपिंग करेंगे। ओके, गोल्ड चेन लेंगे। बहुत बढ़िया। आईफोन खरीदेंगे। ओके, डॉग लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, लक्ष्मी चिट फंड, शॉपिंग, ट्रेडिंग, 21 दिन में डबल डिपॉजिट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए ना ये पढ़े लिखे वाली बातें मत करो, सच बताओ पैसा आएगा तो क्या करोगे? सच बताओ। ठीक है, पैसा आएगा तो क्या करेंगे? गर्लफ्रेंड को आईफोन देंगे। बहुत बढ़िया। आगे और लिखता फिर अपना कटवाएंगे। ठीक है बेटा, आगे और घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या? यही तो है। जब पैसे आएंगे तो घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या? थोड़ी देर के लिए मेरे भाई ये पैसे तुम्हें दिखे और गायब हो गए। तुम्हारे मन में आए, जैसे तुम सो के उठे, बेड पे तुम्हें दिख रहा है भाई साहब 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, तुम्हारे दिमाग में घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या? थोड़ी देर बाद जैसे तुम पैसों की तरफ बढ़ते हो गायब हो गए पैसे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सब कुछ बेकार मेरे भाई। मतलब आपकी डिमांड कब जनरेट हो रही है? जब आपके पास पैसा है। आप डिमांड कब कर रहे हैं मेरे भाई? जब आपके पास पैसा है। अगर पैसा नहीं होगा मेरे भाई तो आपकी डिमांड भी नहीं होगी, ना बजेगा पास, ना रहेगा ना पास, ना बजेगी बांसुरी। क्यों भाई? हाँ या ना? हाँ या ना? मतलब ये जो डिमांड है आपकी, ये यहां से तो आ रही है मेरे भाई। ये जो आपकी डिमांड है कहां से आ रही है दोस्त? ठीक है, कहां से आ रही डिमांड? ये पैसे से तो आ रही है। हाँ या ना? मैं आपको भी दे दूंगा, दोनों भाई पार्टी करेंगे। अरे यार, जो कमा रहे हैं वो तो खर्च कर नहीं पा रहे, तू भी दे देगा। इतना सारा पैसे का मैं क्या करूंगा? तू अपने पास रख अपना, मैं अपने पास रखता हूं, तू कर दे मेरे भाई। पैसा है तभी तो डिमांड है। अगर ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा डिमांड होगी भाई, ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा डिमांड होगी। है ना? और कम पैसा होगा तो आपकी डिमांड भी कम होगी। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं भाई। अगर ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा डिमांड होगी, कम पैसा होगा तो कम डिमांड होगी। क्यों भाई? या तुम ज्यादा कमाते हो तो शादी के रिश्ते आते हो, तुम्हारी डिमांड ज्यादा होती है। और छोरा भैया बैंक पियो है, और छोरी बैंक पियो है, ये छोरा तुम्हारा तो बैंक पियो है, चलो ठीक है भैया जा बेचते हैं, फिर सौदा है वो शुरू भैया। फिर बोली लगेगी 5 लाख 1, फिर 5 लाख 2, 5 लाख 3, फिर अदर से आती 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, फिर 15 लाख, 15 लाख के साथ हम गाड़ी भी देंगे, 15 लाख 1, 15 लाख 2, फिर बेटा उधर से आती 21 लाख, हम गाड़ी के साथ एक प्लॉट भी देंगे, 21 लाख 1, 21 लाख 2, 21 लाख। बात नहीं हो लड़की लड़की के बारे में, बस सौदा चल रहा है बेटा। ये जो लेकर सौदा चल रहा है, जब मेरे भाई आपकी डिमांड ज्यादा है। आपकी डिमांड क्यों ज्यादा? क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है। मेरी बात को समझना क्या कहना चाह रहा हूं, डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में लेके चल रहा हूं मैं, तो डिमांड की तरफ। डिमांड, ये डिमांड जनरेट क्यों हो रही है? ऐसा सपना मत दिखाई, भगवान लग रहा है ऐसा सपना आप देखें। ठीक है मेरे भाई, यार समझिए, डिमांड डिमांड कब जनरेट हो रही है? सारा खेल पैसे से ना, सारा खेल पैसे से ना मेरे भाई। ये फसाद की जड़ी पैसा ही तो है। पैसा 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 पैसा। ओके, इस पैसे को मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पर मनी फ्लो इन मार्केट। ओके, अगर मार्केट में जो मनी फ्लो है, अगर मार्केट में, थोड़ा मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, मार्केट में जो मनी फ्लो है, या दूसरे शब्दों में पैसा है या फिर लिक्विडिटी है, अगर मार्केट में ज्यादा होगी, ज्यादा मार्केट में होने का मतलब है आप हुए हम हुए, हमारे पास अगर पैसा ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर हमारी डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर हमारे पास मार्केट में पैसा ज्यादा, यानी लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो इसका मतलब लोगों की डिमांड भी ज्यादा होगी। अब लोगों की डिमांड तो ज्यादा है, बट मेरे दोस्त जिस चीज की लोगों की डिमांड ज्यादा है उस वो चीज मार्केट में कम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बैच है, नाम है वॉरियर प्रो। वॉरियर प्रो में मैंने, जो हम लोग का वो चलता है सेशन, उसमें 1000, 2000, 3000, 4000 की विंडो है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये विंडो बढ़वा रखी है, 3000 तक मैंने इस विंडो को कर रखा है। ये 3000 तक मैं एक बैच में बच्चों को पढ़ाऊंगा मैक्सिमम। 3000 से ज्यादा होगा तो फिर चैट फटने लगेगी, सारी चीजें होने लगेंगी। ओके, अब 3000 बच्चे मेरे यहाँ पर मैंने बढ़वा रखे हैं, अगर 500 होंगे तो उसको बढ़वाना पड़ेगा, 3000 मैंने बना रखे हैं। अब 3000 बच्चों का मैंने एडमिशन ले लिया। ओके, अब बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर इस बैच को हमें लेना है, इस बैच की डिमांड ज्यादा है। मैं भी चार्ज कर रहा हूँ 1496। ओके, 1496। अगर इसकी डिमांड ज्यादा होगी तो मैं कम चार्ज करूंगा कि ज्यादा चार्ज करूंगा? ज्यादा चार्ज करूंगा। बहुत बढ़िया, मैं इसकी प्राइस बढ़ाकर 2496 या 3496 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसकी क्या है, डिमांड बहुत है। आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन दिए तो मेरे भाई उस हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ गई, लोग इसको चाहना और शुरू कर दिए हैं। ठीक है, डेली मेरे भाई इसमें एडमिशन हो रहे हैं और बच्चे और आना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास लिमिटेड सीट है, 3000 से ज्यादा मैं एडमिशन एक बैच में नहीं ले सकता। बट बच्चा चाहता है कि सर एक बात बताइए, अभी हमको एडमिशन इसलिए लेना है क्योंकि अगला बैच आएगा आपका अगस्त में, जुलाई में, और तब हम लोग पेपर भी दे रहे होंगे, तब पढ़ेंगे भी, तो इससे बढ़िया अभी क्यों ना पढ़ ले। अभी 3000 सीट है, लिमिटेड सीट है, तो लिमिटेड सीट है, बट लेने वाले मेरे को ज्यादा, लेने वाले इसलिए ज्यादा क्योंकि लोगों के पास क्या है मेरे भाई, पैसा है। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? मतलब सारे फसाद की जड़ यही है ना, ये मनी फ्लो इन मार्केट, लिक्विडिटी इन मार्केट। अगर मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा होगा, यानी लोगों के पास मेरे दोस्त पैसा ज्यादा होगा, तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा, और मनी फ्लो बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे बाजार में महंगाई आने के चांसेस है कि नहीं है? महंगाई आने के चांसेस है कि नहीं? ये सुनो, ये सुनो, महंगाई आने के चांसेस है कि नहीं? ये वॉरियर प्रो पूरी इकोनॉमी को हिला कर देगा कि नहीं देगा मेरे भाई? ए मेरे भाई, ये समझ में आया? तो मुझे इस मनी फ्लो को कंट्रोल करना है, और यही हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी में। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसका उपयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यदि बाजार में मनी फ्लो ज्यादा है तो आरबीआई उसको कम करता है, अगर बाजार में मनी फ्लो कम है तो आरबीआई उसको बढ़ाता है, बाय यूजिंग दिस मॉनेटरी पॉलिसी टूल। ओके, इस मौद्रिक नीति उपकरण का इस्तेमाल करते हुए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भाई? या दोस्त, मेरे दोस्त ऐसे समझने की कोशिश करना एक और।
मैं हूं मेरे पापा की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। नहीं फैक्स, नहीं जेरोक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की कॉपी। मैं हूं मेरे पापा की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। ओके, ही इज माय फादर एंड दिस इज आशीष गौतम। ओके, दोनों ही टोपीबाज, मतलब टोपी मास्टर। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से समझने का, पापा ने आशीष को पैसे दिए, ठीक है। दिन तक 14 फरवरी 2023। पापा के पास बहुत पैसा, पापा ने मेरे भाई आशीष को पैसा दिया, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ठीक है। अब आशीष क्या करे, दिन बड़ा प्यारा है, 14 फरवरी 2023। अब आशीष क्या करे, दिमाग में चल रहा है, आशीष के दिमाग में चल रहा है, यार यार डैडी के पैसे से डैडी को टैडी देना चाहिए भाई। अलग अलग आते नहीं, उसमें आता है एक दिन आता है बेटा कोई डे, एक दिन आता है कोई डे, एक दिन आता है कोई डे, एक दिन आता है कोई डे, अलग अलग प्रकार के मेरे भाई डे आते हैं उसमें। लोगों को चंद दिनों का इंतजार होता है, बट उसमें मनाने सारे पड़ते हैं भूमिका बांधने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। अब हुआ क्या कि डैडी के पैसे से टैडी को एक टैडी देना था, तो मैंने क्या किया, मेरे दोस्त पिताजी ने पैसा दिया, बहुत पैसा दिया, मेरे पापा पैसा दे रहे थे, और मैं क्या करता था, बाजार में जाके उड़ा देता था, ठीक है। एक टैडी एक को दिला, एक टैडी एक को दिला, एक टैडी एक को दिला, एक टैडी, भाई जवानी का जोश था मेरे दोस्त, ठीक है। और पैसा भी था, क्या दिक्कत आ रही है, तो उस टाइम पर ये था कि चलो ठीक है सब अपने दोस्त हैं, तो एक को डैडी के पैसे से टैडी दिला दिया, दूसरे को भी मेरे भाई डैडी के पैसे से टैडी दिला दिया। अब भाई डैडी के पैसे से टैडी को खुश करना है तो टैडी तो दिलाना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त डैडी के पैसे से टैडी दिलाते, हम लोग चले गए। अब पिताजी को पता चला कि हाँ भाई उनके पैसे से बेटा टैडी टैडी खेलना है, तो पिताजी को भाई रास नहीं आया, पिताजी ने मेरा टैडी टैडी खेलना कर दिया बंद। उन्होंने मेरी पॉकेट मनी को कर दिया डाउन। कब मेरी पॉकेट मनी को डाउन किया, तो मैं बाजार में ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था, है ना, है ना। मतलब मैं जब बाजार में पैसा ज्यादा खर्च कर रहा था, तो पापा ने मेरे को सुधारने के लिए उन्होंने कहा बेटा जो मैं नहीं कर पाया वो तुझे मैं नहीं करने दूंगा, तो नहीं करने दूंगा, तो नहीं करने दूंगा, ठीक है। अब तू मेरे कलेजे पे मेरे भाई मेरे को सांप लौट रहे, जब तू जाता है और ऐसे 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 खेलता है, ठीक है, मैं नहीं खेलने दूंगा तुझे, तेरा मैं टैडी में खेत बंद करा दूंगा। पिताजी ने बेटा उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने मेरी पॉकेट मनी कम कर दी। मेरी बात समझ रहे हो, कब कम कर दी, जब मेरे दोस्त में बाजार में पैसा ज्यादा उड़ा रहा था, ओके। कुछ वक्त बीता, अब मुझे कोचिंग जाना होता था पढ़ने के लिए, तो पिताजी ने मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी कि मुझे मेरे दोस्त पैदल 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 जाना पड़ता था। पिताजी को समझ में आया नहीं यार, मैं तो अपने बच्चे पे जुल्म ज्यादा कर रहा हूं, इतना भी मुझे बुरा नहीं करना चाहिए, सब समाप्त कर दिया उन्होंने, सब समाप्त कर दिया एकदम। ऐसे नहीं मेरे फर्ज से अर्ज पे ले आए। अब जब उनको पता चला कि जमीन पे बेटा आ चुका है, तो उसकी स्थिति बड़ी नाजुक है, उसके पास पैसा इतना तक नहीं है कि वो कोचिंग जा पाए, तो पिताजी ने कहा 100 का नोट निकाला, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, अब पैदल मत जा, तू रिक्शे से या ऑटो से जा। मतलब जब मेरे पास पैसे कम है तो पिताजी मुझे पैसे दे रहे हैं, जब मेरे पास पैसे ज्यादा है तो पिताजी मुझे पैसे मेरे से कम कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या है, अपने बेटे को सुधारना, यही तो पर्पस है मेरे भाई। अपने बेटे के द्वारा जो खर्च किया जा रहा पैसा है उसको नियंत्रित करना, हाँ है ना मेरे भाई। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए समझ लो कि आशीष गौतम एक मार्केट है, मैं मार्केट नाम दे रहा हूं अपने को, ओके। अब मार्केट में यदि ज्यादा पैसा होगा तो पिताजी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, पापा बन गए आरबीआई, ओके। पापा मेरे बन गए आरबीआई, मैं बन गया मार्केट। तो मार्केट में जब पैसा ज्यादा है तो पापा कम करेंगे, जब पैसा कम होगा तो पापा मेरे भाई यानी आरबीआई पापा यहां पर बढ़ाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं, आशीष गौतम को सुधारने के लिए, वैसे ही यहां पर मेरे दोस्त मार्केट को सुधारने के लिए, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया तो ये इन्फ्लेशन लेकर आएगा, और मार्केट में अगर पैसा कम होगा तो मेरे भाई मंदी लेकर आएगा। तो ऐसे में मंदी भी नहीं आए, महंगाई भी ना आए, उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई इस फ्लो ऑफ मनी को, लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है, और जिस टूल के माध्यम से कंट्रोल करता है, टूल इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। दैट टूल इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है, कुल मिलाकर बैलेंस करें, हाँ जी, कुल मिलाकर कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ओके। क्लियर हो गया। राइट नाउ हम लोग पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी, ओके, which is which is prepared by Reserve Bank of India to control the flow of money in market, to control the liquidity in market। सबका मतलब सेम, बात समझ में आ रही है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन प्रिपेयर कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ओके, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट, बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। अगर ज्यादा मुद्रा का प्रवाह हो जाएगा तो उसको कम किया जाएगा, और अगर कम मुद्रा का प्रवाह होगा तो मेरे भाई उसको बढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ रही है। फ्लो ऑफ मनी मतलब पैसा, पैसा मतलब मेरे भाई लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब भाई पैसा, पैसा मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब पैसा, फ्लो ऑफ मनी मतलब पैसा, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। बात समझ आ गई, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है मेरे भाई, ओके। तो फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट मतलब है लिक्विडिटी इन मार्केट, ओके, या फिर मेरे भाई पैसा इन मार्केट। आ गया भेजे में, समझ में, ए भाया कुछ समझ में आया। वो ऐड आता नहीं, ए भाया यहाँ गोला मिलता है क्या, ए भाया यहाँ पर बाल कटते हैं क्या, तो वही मेरे को याद आता उसका, ए भाया को समझ में आया कि नहीं आया, आ गए हो। चलिए, अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, आशीष गौतम को अगर यहां से गुड़गांव से अगर आगरा जाना तो कैसे कैसे जा सकता है, आशीष गौतम को गुड़गांव जाना है मेरे भाई, तो कैसे कैसे जा सकता है बताइए। बस, ट्रेन, बाय रोड, क्या बात है बाय रोड, ए भाई बस ट्रेन ऐसे बता, बस हो गया, ट्रेन हो गया, कार हो गई, ठीक है, पैदल जा सकता है, टैक्सी से जा सकता है, अपनी गाड़ी से जा सकता है, मतलब बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से जा सकते हैं। इसका मतलब तो ये है मल्टीपल हमारे पास सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से भाई गाड़ी से चले जा, अपनी से, या टैक्सी करके चले जा, बस से चले जाए, या अपना प्राइवेट प्लेन उतर वाले मेरे भाई, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अपने हेलीकॉप्टर से चले जाए, समझ रहे हो, अपनी बुलेट ट्रेन से चले जाए, ठीक है, अपना अंडरग्राउंड जो हम लोगों ने टनल बना रखी है घर की नीचे तक मेरे भाई, उससे चले जाए, मतलब अपनी साइकिल से चले जाए, स्कूटर से चले जाए, मतलब देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेस मेरे दोस्त जिनके माध्यम से आशीष गौतम मेरे दोस्त जा सकता है, ओके। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी में भी काफी सारे टूल हैं जिनसे मनी फ्लो कंट्रोल किया जाएगा, इकलौता टूल नहीं मेरे भाई, इसमें भी काफी कुछ है जिसके माध्यम से मेरे दोस्त मनी फ्लो कंट्रोल किया। अब पिताजी को अगर हमें सुधारना तो सिर्फ एक लॉजिक थोड़ी है कि वो सिर्फ पॉकेट मनी बंद करेंगे तभी हम सुधर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये भी है मेरे भाई, चप्पल लेंगे, जूता लेंगे, दे जूता दे चप्पल मेरे, सूत के मेरे भाई हमें सुझा देंगे और मेरे दोस्त सुधार देंगे। ये भी तो हो सकता है, क्यों हो सकता है कि नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, या मेरे दोस्त कबूतर बना देंगे, या फिर वो जो बचपन में हम लोग स्कूल में बनाते थे कुर्सी बना देंगे, या फिर मेरे दोस्त हमको वो मुर्गा बना देंगे, ठीक है दोस्त, फिर वो कहेंगे अंडा, तो अंडा देता नहीं, बट पिताजी कहेंगे दो बेटा, ठीक है। तो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो दोस्त, कहीं ना कहीं उनके पास बहुत सारे तरीके हैं सुधारने के। ऐसे ही आरबीआई के पास भी मॉनेटरी पॉलिसी में एक नहीं बतेरे टूल है जिनके माध्यम से वो मनी फ्लो को कंट्रोल करेगा। अब वो कौन कौन से टूल है एक बार तसल्ली से इसको देख लीजिए, ठीक है, फिर मैं बताता हूं तुम्हें, पढ़ो से घर से बाहर कर देंगे, नहीं वो डायलॉग मारते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है।
लेग्स तोड़ देंगे वो, ये कोई अंग्रेज आया अपने बीच में, लेग्स तोड़ देंगे। बड़े सोफिस्टिकेटेड पापा है आपके, हमारे जैसे नहीं है। ये टूल है मेरे दोस्त, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हम लोग इसमें पढ़ेंगे रीफाइनेंस फैसिलिटी, इसमें पढ़ेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अब तो एसडीएफ आ गया नया टूल, वो पढ़ेंगे। बैंक रेट पढ़ेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई उससे पहले मेरे को तुमको एक चीज पढ़ानी है, चीज, उस चीज को पढ़ते हैं, देन फिर हम लोग कुछ चीजों को और समझ पाएंगे। ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, इसको पढ़िएगा। ये तो स्मॉल फाइनेंस में पेमेंट बैंक आया था, बट आया था, लेकिन उस टाइम पर मैंने तुम लोगों को ये नहीं पढ़ाया था कि ये सीआरएसआर होता क्या। इसे पढ़िए, सिक्योरिटी। भाई फटाफट पढ़ो। पॉइंट नंबर 5 समझ में नहीं आया, मैं समझाया कभी, मैंने पढ़ने के लिए बोला, समझने के लिए थोड़ी बोला। डन हो जाए तो लिख देना एक बार, डन, ठीक है। हिंदी में भी अभी हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसको पढ़ो। डन, चलो अब आते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है मेरे भाई, बताओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। बताओ मेरे भाई। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ओ माय गॉड, सरकार की सुरक्षा, हा हा हा, सिक्योरिटी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेक इन कॉन्ट आईएमपीटी, आई डोंट नो ये कौन अंग्रेजी पढ़ रहा है, कुछ है जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर ऑक्शन में खरीदा जाता है। एक टाइप बिल ये बॉन्ड प्रोवाइड करता है। अरे वाह, देखो दोस्त, जरूरी नहीं कि जो हमें दिखता है हमें वही मतलब समझना, हमें से आसान भाषा में समझना है। हम ये तो समझ रहे हैं, सिर्फ हर बार हर किसी की तरीके से ये कह देना कि आई लव यू तो उससे काम बन जाएगा, नहीं, आपको अलग तरीके से ट्राई करना पड़ेगा, आपको अलग तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी आपको अलग तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। अरे भाई एक आध तो भाई कहीं खाली पेज मिल जा, चलो मिल गया, ठीक है। पहले समझते हैं, ठीक है। ये जो पेपर है, इस पेपर की कितनी कीमत है, इस पेपर की कितनी, सर हिंदी में बताइए, सरकारी प्रतिभूति पढ़ाने जा रहा हूं, ये एक पेपर है, इसका मूल्य कितना है, कितना, झूम करो, अब पेपर है, कोरा कागज है मेरे भाई, इस पेपर का मूल्य कितना है, इस पेपर का मूल्य कितना है, इस पेपर का मूल्य कितना है, इस पेपर की कीमत कितनी, 1 रुपए, चलो 1 रुपए मान लेते हैं, 1 रुपए की, 2 रुपए में रद्दी के भाव जाएगा, 1 रुपए 2 रुपए, मैं कह रहा हूं ये 500 रुपए है, मैं तुम्हें ये 500 रुपए दे रहा हूं, इसे 500 रुपए मानोगे, भाई साहब मेरे पास मशीन है, आई एम आर्टिस्ट, फर्जी मूवी का 500 का नोट बनाती है मेरे भाई, 500, इसमें मैंने 500 लिख दिया, 500 मानोगे, 500 मानोगे कि नहीं मानोगे, क्या यार क्या आदमी, मतलब भाई पे भरोसा नहीं है, मतलब ये सारी दोस्ती वोस्ती बचपन की याद है मेरे भाई, ऐसे ही मेरे दोस्त बेकार कर दी तुम लोगों ने, मतलब मैं बोल रहा हूं 500 का नोट मानोगे कि नहीं मानोगे, मान लो ना प्लीज, ए भाई प्लीज मान लेना, ए भाई प्लीज मानेगा नहीं, भाई नहीं है मेरा, मतलब भाई नहीं है, टीचर हूं मैं तेरा, मैं गुरु हूं, तू मेरा शिष्य, शिष्य गुरु की बात नहीं मानेगा, कौन मानेगा, 500 रुपए नहीं मानेगा भाई, मान ले प्लीज, मान ले भाई, नहीं अपना प्लीज, नहीं मानेगा ना, क्यों मानेगा नहीं भाई, है ही नहीं तो क्यों मानेगा यार, है ही नहीं इस पेपर की औकात, इससे छोटा पेपर लेकर आओ, इससे छोटा पेपर, इससे छोटा, साइज में भी छोटा, लंबाई में भी छोटा, चौड़ाई में भी छोटा मेरे भाई, ये 500 भाई, ये मेरे भाई, ये 500 का, ये मानेगा भाई, ए भाई मानेगा, ए भाई देखना, ए भाई देख देख ये मानेगा, ये वाला ये मानेगा ना, ए भाई देखना, ए भाई देखना, इसे मानेगा, क्यों ऐसा क्यों, इसको 500 नहीं मानना, ये तो बड़ा पेपर भी, चौड़ा पेपर भी, वजन भी ज्यादा है, इसमें कम वजन है, पतला सा पेपर, छोटा सा मेरे भाई है, गुड़मुड़ गुड़मुड़ हो रहा है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें तो अपनी मर्जी से किसका भी नाम लिख लो, प्रिय लिख के नाम तुम्हारा, सपना आई लव यू या पूनम आई लव यू, जो भी लिखते हैं मेरे नोट पे लिखा रहता है, ठीक है, सपना बेवफा या सोनम बेवफा, जो लिखना बेटा ये सब लिख लो, इस पे ठीक है, बस समझ लो, इसमें कुछ नहीं लिख सकते, इसमें सब कुछ लिख सकते, इसको 500 का मानोगे, क्यों नहीं मानना, क्यों नहीं मानना। अब जैसे पिताजी ने बोला देखो तुम्हारी आंटी जा रही है, अब आंटी को तुम ये थोड़ी बोलोगे मम्मी जा रही, मम्मी जा रही है, पापा जेठालाल थोड़ी मेरे बबीता जी को देख के खुश हो जाएंगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब आंटी तो आंटी रहेंगी, मम्मी तो मम्मी रहेंगी ना मेरे भाई, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ऐसे ही आरबीआई ने किसी एक पेपर की एक वैल्यू निर्धारित कर दी है, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है 500 रुपए, 500 रुपए, तो इसकी वैल्यू 500 रुपए है, बट इसकी वैल्यू 500 रुपए नहीं है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझना, सरकार एक पेपर की वैल्यू निर्धारित और कर रही है, ये तो करेंसी नोट हो गए अपने, इनको नाम दे रही है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक की कीमत 1 लाख है, किसी की कीमत 25,000 रुपए, किसी की कीमत 2 लाख रुपए, उदाहरण के तौर पर, और उसका एक समय है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, जैसे आप अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, इसी तरीके से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सरकारी प्रतिभूति, इसकी भी एक वैल्यू है, अगर सरकार ने इसके ऊपर 1 लाख रुपए लिख दिया और सरकार ने कह दिया कि इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, तो मानोगे ना, तो मानोगे ना, हाँ या ना, अब तो समझ में आ रहा है,
because it is not issued by government of India, it is just a paper. But इस पेपर को अगर government of India issue कर रही है और government of India कह रही है कि इस पेपर की कीमत 25,000 रुपए, इसको मैं ट्रेजरी बिल नाम दे रहा हूं, तो मानोगे ना? ए भाया, मानोगे कि नहीं मानोगे? इस पेपर को मैंने नाम दिया ट्रेजरी बिल मेरे दोस्त, इस पेपर को मैंने नाम दिया ट्रेजरी बिल और इस पेपर की कीमत मैंने लिख दी 25,000 रुपए मेरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है इट इज अ ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है इट इज अ ट्रेजरी बिल, ओके? इसकी कीमत 25,000 रुपए, तो मानोगे ना? मानोगे ना? तो सरकार ने एक पेपर, उसको सरकारी प्रतिभूति नाम दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों? आपके पैसे की सरकार दे रही है सिक्योरिटी, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपका सिक्योर है, इट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इज गिविंग अ सिक्योरिटी, ओके? जो आप इन्वेस्टमेंट करें उसका, तो सरकारी प्रतिभूति होती है एक पेपर, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक समय होता है, कितने समय तक आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक यहां तक समझ में आया? एक उदाहरण के तौर पर ट्रेजरी बिल हो गया, आगे समझ में क्लियर हो गया? मैंने थोड़ा ना इजी वे में समझाने की कोशिश करी, आई होप समझ में आया होगा कि हाँ यार इस तरीके से, ऐसा नहीं सरकार सिर्फ लिख दे रही है, पूरा उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब जरा इसको देखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, ओके? इट इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो सरकारी प्रतिभूति होती है, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, इसका ट्रेडिंग तो है, खरीद फरोख्त हो रही है, खरीदा बेचा जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ओके? बात क्लियर है? फर्स्ट ऑफ मेरे को क्लास नहीं हुई थी। ये गवर्नमेंट का डेट ऑब्लिगेशन है। डेट ऑब्लिगेशन मतलब अब जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने किसी एक्स को, मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, अब बदले में ये एक्स क्या करेंगे, यहां पर इनको रोक कर देंगे। अब ये इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टेनर हम लोगों ने मान लिया 1 साल का है, 1 साल के बाद ही मिस्टर एक्स अपना पैसा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मेरी बात को समझना, ये एक मिस्टर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिस्टर एक्स को एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल दिया 25,000 रुपए का, ठीक है? अब यहां पर इन्होंने क्या किया, 25,000 रुपए सरकार को दे दिए और इन्होंने इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी। सरकार का जो ये पैसा है, ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका? 25,000 रुपए। एक्स मत बोलो, बहुत चुपता है, ये आपकी एक्स है, ठीक है? और चुपना चाहिए, ये आपकी एक्स है मेरे भाई, ठीक है? ये आपका एक्स है, ठीक है? ये आपकी एक्स है, ठीक है मेरे दोस्त? और इन्होंने सरकार को पैसा दिया है, आप सरकार ने इनको सिक्योरिटी दी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है मेरे भाई? आपकी एक्स का। ये पैसा किसका बेटा? आपकी एक्स का। तो ये पैसा आपकी एक्स को सरकार भविष्य में लौटाएगी, तो ये इसकी एक ऑब्लिगेशन है, सरकार की ये एक लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, कल को ये सरकार को वापस करना है। तो क्लियरली लिखा है इट एक्नॉलेज गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन। क्लियर है? हाँ, समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? आगे, सच सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब होता है जिनका समय सीमा 1 वर्ष तक की, 1 वर्ष से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। ये सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 वर्ष की भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म यानी लाइक ट्रेजरी बिल, ओके? जिनकी ओरिजिनल जो मैच्योरिटी होती है वो 1 साल तक की होती है, या फिर लॉन्ग टर्म हो सकती है जिनको आप गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है? जिनकी मैच्योरिटी 1 साल या उससे ज्यादा की होती है। कोई दिक्कत? आज ज्योति बेटा होंगी, इसी से लिसन करके होंगी, जितनी भी रेस्टोरेंट इसी से लिसन करके होंगी, है ना? फिर बोलो एक लाइन को बड़े ध्यान से समझना, व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी? सरकार ने एक पेपर, उसकी वैल्यू निर्धारित कर दी है जो कि आप इसको खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको खरीदा और बेचा जाता है, सरकार उसको बेचती है और फिर खरीदती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये सरकार की डेट ऑब्लिगेशन की पैसा पब्लिक का है, ओके? ये आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब होगा 1 साल तक जिसकी समय सीमा है, ट्रेजरी बिल, ओके? ये आपकी 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी होती है। और लॉन्ग टर्म मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिनकी समय सीमा 1 वर्ष से ज्यादा की, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक है? ये इनको गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इशू करती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ट्रेजरी बिल भी इशू करती है, बॉन्ड भी इशू करती है, डेटेड सिक्योरिटी भी इशू करती है। बट स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट, ये सिर्फ बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी को इशू करती है, मतलब जिनकी समय सीमा 1 वर्ष से ज्यादा की है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, एसडीएल, ओके? एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। आज ही मैंने या कल ही मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि तमिलनाडु ने टॉप किया है बोरोइंग के मामले में, मार्केट बोरोइंग के मामले में। ये मैंने पढ़ा था आपको करंट अफेयर्स में, तमिलनाडु ने मार्केट बोरोइंग के मामले में टॉप किया है बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइक स्टेट डेवलपमेंट लोन। एसडीएल को बाजार में जारी करके वहां से पैसा उठाया था किसने? तमिलनाडु सरकार ने, और तमिलनाडु ने टॉप किया था। ये हम लोगों ने पढ़ा था 2 दिन पहले, तो वही लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट इशू ओनली बॉन्ड एंड डेटेड सिक्योरिटी व्हिच आर कॉल्ड द स्टेट डेवलपमेंट लोन, ओके? गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड हैज कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एक चीज बताओ, आपके पास पैसा है, ठीक है? आप सारे भाई हैं, जितने भाई बंधु हैं यहाँ पर, सभी के पास बहुत पैसा है, ओके? हम लोग मान लेते हैं। अब आप अपना पैसा पापा या मम्मी के पास रखना पसंद करोगे या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पास रखना पसंद करोगे? सच बताना मेरे भाई, सच। किसके पास पैसा रखना पसंद करोगे? नहीं, ऐसा गरीब, ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात, कोई गरीब नहीं होता। अपने पास, मम्मी के पास, पापा के पास, मम्मी के पास, पापा के पास, क्यों? क्योंकि यार रिस्क है ना? कब ये मेरे भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से एक्स मिस एक्स हो जाए तो उससे बढ़िया मेरे भाई पापा मम्मी, तो सदैव मम्मी पापा रहेंगे मेरे भाई, ओके? तो ऐसे में यहाँ पर इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब सिक्योरिटी जारी कर रही है, तो ये जो पब्लिक है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से मम्मी पापा है। अगर वो यहाँ पर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो निश्चित तौर पर वो हाईली सिक्योर है। तो वही लाइन यहाँ पर लिखी है कि जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट। गिल्ट एज मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गिल्ट एज रिस्क फ्री गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट। कोई दिक्कत? वैसे प्रैक्टिकली देखें तो मम्मी ना काफी रिस्की रहती है पैसे के मामले में। जैसे हमने एक चीज अनुभव करी, हमारे केस में तो ये होता था कि जैसे हमारे रिलेटिव आए, तो एक रिलेटिव आए एक्स, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, हमको भी पैसे दिए, भाई को भी दिए, दीदी को भी दिए, बट छोटी बहन को भी, सबको दिए। अब एट द एंड होता क्या था ना मेरे दोस्त, मम्मी के पास वो पैसे चले जाते थे। अब कहां रखोगे? मम्मी को दे दिए, मम्मी ये पैसे रखो, मेरे रख लेना। अब मेरे दोस्त ये पैसा वापस आना नहीं है, पता नहीं कहां जाके मम्मी कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन ये पैसा बेटा वापस आना होता ही नहीं था। आप कितनी भी कोशिश कर ले, हाँ चलो ठीक है, अंकल दी 500 रुपए दे गए, चलो ठीक है, बुआ इन्होंने दे दिए, मामी ने पैसे दे दिए, मामा ने दे दिए, वो आ गए, आप अपने पास रखोगे नहीं मेरे दोस्त? आप कह रहे हो मम्मी को दे दो, मम्मी ये वाले पैसे रख लेना। मम्मी के पास जाओगे तो बेटा कौन से पैसे? अरे वो वाले पैसे, वो तो मैंने घर का राशन मंगा लिया, मेरे भाई वो आने नहीं है। ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है मेरे भाई। ये समझ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ में आया? ट्रेजरी बिल परचेज कहां से करते हैं बेटा? अभी मैं परचेज करना सब सिखाऊंगा, ठीक है? मैं आगरा से करते हैं, मेरे घर की छत पे बैठ जाऊंगा, मेरे पे ट्रेजरी बिल ले लो, ट्रेजरी बिल 25 का एक, 25 का एक, 25 का एक, 25 का एक, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल सब अभी पढ़ लोगे, 2 मिनट रुक जाओ, तसल्ली करो, सब बताऊंगा। अभी पहले इतना तो समझ लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है क्या। अब जरा आ जाओ, हाउ आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू? गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे इशू की जाती है, ठीक है? ध्यान से देखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू ऑक्शन, ओके ओके ओके, नीलामी के माध्यम से की जाती है, जो कि नीलामी कंडक्ट की जाती है आरबीआई के द्वारा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि
जो ये सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कौन करता है, तो आंसर बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट यह है कि ऑक्शन कौन कंडक्ट करता है, तो इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके क्लियर। कंडक्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई-कुबेर। जैसे आप लोगों को अगर कुछ खरीदना होता है तो आप क्या करते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो या फिर अमेज़न पे जाते हो, मेरे भाई वहां से खरीदते हो, यही तो करते हो क्या आप लोग, ठीक है। वैसे ही आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है ई-कुबेर। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां अपनी बोली लगाइए, ऑक्शन के माध्यम से आप वहां पर सिक्योरिटी खरीद सकते हो। इट इज अ सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। अभी थोड़ी देर के लिए समझो, आरबीआई का एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिंपल कमर्शियल बैंक। अब देखो दोस्त, जो ये बैंक होते हैं इनके आरबीआई के पास दो अकाउंट होते हैं, एक होता है फंड अकाउंट और एक होता है सिक्योरिटी अकाउंट। बात समझ में आ रही है। दो अकाउंट होते हैं बैंक के, जो भी बैंक होते हैं उनके आरबीआई के पास दो अकाउंट होते हैं, ठीक है। जो फंड अकाउंट होता है यानी करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होता है सिक्योरिटी अकाउंट जिसको हम बोलते हैं एसजीएल अकाउंट। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। कोई दिक्कत। आरबीआई के फंड अकाउंट में पैसा रखा जाता है और सिक्योरिटी अकाउंट में मेरे दोस्त बैंक क्या रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एनी डाउट, एनी डाउट मेरे भाई। ए मेरे भाया, कछु समझ में आया कि नहीं आया, ए भाया। क्लियर। आगे, आरबीआई का एक पब्लिक डेट ऑफिस है, ओके। आरबीआई का एक्ट एज दी रजिस्ट्री डिपॉजिटरी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रजिस्टर करने का, डिपॉजिट करने का काम, उनको जारी करने का काम, इंटरेस्ट पेमेंट का काम, रीपेमेंट का काम आरबीआई के बिहाफ पर कौन करता है, पब्लिक डेट ऑफिस। पब्लिक डेट ऑफिस, ओके, पब्लिक डेट ऑफिस। दिक्कत डन। आप तसल्ली से एक बार और पढ़ लो। लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन। जैसे मेरे दोस्त, घर में हमें पैसे कहां पर खर्च करने कौन डिसाइड करता है, ठीक है, कपड़े कमाएंगे, हमें कहां जाना है, कैसे जाना, कौन डिसाइड करता है, छोटे होते हैं मम्मी डिसाइड करती है, पापा होलसेल है मेरे दोस्त, तो बड़ा भाई या बड़ी बहन देख रहे होती है, होता है। तो सारे काम ऐसे थोड़ी पापा कर रहे हैं, तो आरबीआई कर रहा है, पापा ही कर रहा है घर को मेंटेन। आरबीआई ही मेरे दोस्त पूरा का पूरा काम देख रहा है। बट आरबीआई के अंडर में एक पब्लिक डेट ऑफिस है, जो कि यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट का काम गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, इंटरेस्ट के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैच्योरिटी के टाइम पर बंदे को उसका पैसा वापस देने का काम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करने का काम, ये पीडीओ करता है, पब्लिक डेट ऑफिस। ओके। बैंक के दो अकाउंट होते हैं आरबीआई के पास, एक होता है फंड अकाउंट, दूसरा होता है सिक्योरिटी अकाउंट। फंड अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट, जो सिक्योरिटी अकाउंट होता है सब्सिडी जनरल लेजर अकाउंट। ओके, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया भैया, यहां तक समझ में आ गया। एक बार फिर दोबारा वापस चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन को डिकोड करते हैं, पढ़िए भाई। जितना समझाने के लिए कहा, मैं समझने के लिए कहा, उतना समझ में आ गया, उससे आगे मत समझो, अभी इतना ही समझो। अच्छा, कल को तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, नौकरी लगेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद मेरे तो पहले दिन उस बच्चे से उम्मीद ये मत करने लगना कि पहले दिन ही वो तुम्हारी बात सुने और तुम बोलो बेटा 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 पापा बोलो ना, पापा पापा बोलो ना, मम्मी मम्मी बोलो ना, माँ पापा। पहले दिन नहीं बोल पाएगा बेटा, समय लगेगा, ठीक है, और समय देना पड़ेगा आपको उसे। और आप, लेकिन आपकी उम्मीद जिस तरीके से मेरे से है ना, मुझे लग रहा है उससे भी वैसी होंगी। चलो 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 बेटा, पापा के लिए ग्लास पानी लेकर आओ ना, अभी उसको वक्त पानी पिलाने का तुम बेटा अपनी डिमांड कर रहे हो। जिस तरीके से तुम लोग मतलब इतने ज्यादा वो रहते हो ना, मतलब इंपेशेंट रहते हो कि नहीं सब कुछ आज ही जान लेंगे, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तुम आगे चल के बहुत ज्यादा मेरे दोस्त डिमांडिंग होने वाले हो। थोड़ा सब्र रखा करो, चीजों को समझना, हर चीज का एक समय होता है समझने का, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस जिसके माध्यम से मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री कौन है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंडियन केस में सेंट्रल बैंक जो अपना है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है मेरे भाई। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय व्हिच मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी मतलब मेरे भाई गंगाधरी शक्तिमान, सप्लाई ऑफ मनी, लिक्विडिटी ऑफ मनी, ओके, फ्लो ऑफ मनी। बात समझ में आ रही है, क्लियर। ऑफन टारगेटिंग इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, जनरल ट्रस्ट इन करेंसी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इन सब बातों को छोड़ो, यहां तक पढ़ो, ठीक है। टारगेटिंग इन्फ्लेशन यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। डन, आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गया, अब सीआरआर को समझते हैं। कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ओके। अगर समझते हैं, ओके। क्लास टाइम में सुबह 9:30 से 11, ये तुम्हारे भाई के पापा, ये तुम्हारा भाई आशीष गौतम। आशीष गौतम की मेरे भाई नौकरी लग गई, ठीक है। आशीष गौतम की नौकरी लग गई और वो मेरे दोस्त फैकल्टी बन गया। बात समझ आ रही है। आशीष गौतम की सैलरी है जो हमारे नागर सर है उन्होंने डिसाइड करी, और मेरी सैलरी मेरे दोस्त रही 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। कितनी मेरे भाई, 1 लाख रुपीज पर मंथ। बात समझ आ रही है, सर दिखाई नहीं दे रहा बेटा, इससे बड़ा आशीष गौतम नहीं बना सकता मैं, ठीक है। कितनी मेरे दोस्त सैलरी डिसाइड करी, 1 लाख रुपए पर मंथ। कोई दिक्कत, ठीक है। अब पिताजी कहते हैं बड़ा आशीष। मैंने कहा हाँ पापा नमस्ते, कैसे आप, बेटा मैं ठीक हूँ, और सुना कैसे चल रहा है, नहीं पापा ठीक चल रहा है। और कभी पापा को फोन भी कर लिया करो। हाँ पापा बिल्कुल, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, क्लास लेनी होती है, बैंक भी जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, ठीक है, सारे इधर ट्रांजेक्शन करने होते हैं, पढ़ाना होता है, वॉरियर में बच्चे काफी उनका ध्यान रखना होता है। फिर मतलब ऐसे बात करने लगा, कहते हैं कि भविष्य को लेकर क्या सोचा है, शादी से पहले की बात है, ठीक है। भविष्य को लेकर मैंने क्या सोचा है, बस कुछ नहीं, हम दो हमारे दो, एक थप्पड़ दिया, बेटा भविष्य को लेकर क्या सोचा, आगे क्या करना है, मैंने कहा हम दो हमारे दो। अरे भाई भविष्य को लेकर क्या सोचा है, मैंने कहा पापा भविष्य को लेकर सोचा है कि आगे और बड़ा करना है और भविष्य में बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, तरक्की करनी है, अच्छा तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करके चल रहे हो। मैंने कहा पापा प्लानिंग तो करिए, हम तो हमारे दो। पापा कह रहे आगे बढ़ बेटा, अपने भविष्य के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई प्लानिंग करिए। हाँ मैंने कहा पापा प्लानिंग करिए, क्या प्लानिंग करिए, तो प्लानिंग ये करिए कि पापा मैं ऐसे कमाऊंगा और कमाऊंगा और कमाऊंगा और कमाऊंगा। तो पिताजी कहते हैं बेटा कमाओ अच्छी चीज है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा ना तुम मुझको भी दो। मैंने कहा पापा समझ में नहीं आया मामला
क्या है, कहते हैं देखो भविष्य में कभी भी समस्या हो सकती है, ओके, कभी भी कोई ना कोई काम आ सकता है, हो सकता है शादी आए, हो सकता है कोई भी हैपनिंग हो सकती है, तो एक काम करो, इस पैसे में से, इस 1 लाख रुपए में से तू मेरे को कुछ पैसा मेरे पास रिजर्व के तौर पर रखना शुरू कर दे। ध्यान से सुनिएगा, पापा ने क्या बोला मेरे भाई, यहाँ पर पापा का दिमाग घूम रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, पापा कह रहे हैं कि बेटा एक काम कर, इन पैसों में से जो तेरी सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ है, इसमें से तू एक निश्चित अमाउंट मेरे को एक रिजर्व के तौर पर देना शुरू कर दे। मैंने कहा ठीक है पापा, देना शुरू कर देता हूँ, कितना देना है? तो पापा ने कहा तू एक काम कर, इसमें से तू मेरे को 1 लाख रुपए में से, मेरी सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपीज है मेरे भाई, तो पापा कह रहे हैं इस 1 लाख रुपए में से तू मेरे को 4.5% देना शुरू कर दे। कितना हो गया 4.5%? 4,500 रुपए बचा। कितना मेरे भाई? 95,500। वो तेरे पास है, तू उसको जहां चाहे जैसे खर्च कर, बट 4,500 रुपए तू मेरे को देना शुरू कर दे। ओके, बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? मतलब स्टोरी में है क्या कि जो फादर है, फादर ऑफ आशीष गौतम, वो आशीष गौतम से कह रहे हैं कि बेटा जो तू अर्न कर रहा है उसमें से कुछ पैसा तू रिजर्व के तौर पर रखना शुरू कर, और ये पैसा जो तू रिजर्व के तौर पर रखना शुरू करेगा ये तू मेरे पास रखना शुरू कर। ये जो पैसा जा रहा है रिजर्व के तौर पर किसके पास जा रहा है? पापा के पास। पापा के पास भविष्य में कभी भी तुझे अगर पैसे की जरूरत पड़ी, तेरी स्थिति अगर बेकार होगी, तो हम लोग इस रिजर्व का इस्तेमाल करके तेरी स्थिति को बेहतर करेंगे। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है बेटा? अब आशीष गौतम है, उनको भी, उनके लिए भी रूल है। अब आशीष गौतम के मेरे दोस्त बगल में एक और है, ठीक है, मेरे दोस्त छोटू गौतम, हमारे छोटे भाई, उनको भी पिताजी ने बोल दिया कि बेटा तुम्हें भी अपनी सैलरी का 4.5% देना है, ठीक है। अब पिताजी ने छोटू गौतम से आगे कोशिश नहीं करी मेरे भाई, उन्होंने दो रखे यहाँ पर बच्चे अपने, दो बहन दो भाई, तो लेकिन लड़कों से उम्मीद करी कि बेटा तुम्हें अपनी इनकम का 4.5% अपने पिता को देके चलना पड़ेगा, चाहे आशीष गौतम हो, चाहे छोटू गौतम हो, चाहे मेरे भाई अगर आगे चल के और भी होते तो उन सबको भी 4.5% पिताजी को देना पड़ता। बात समझ में? इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल चाइल्ड, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल चाइल्ड। हर एक बच्चे को अपने बाप को 4.5% रिजर्व के तौर पर अपनी सैलरी का रखना पड़ेगा। ओके, ऐसा ही पिताजी की जगह आगे आरबीआई, और यहाँ पर हमारी जगह आगे भिन्न भिन्न प्रकार के बैंक। तो आरबीआई ने बैंक को बोला कि जो भी तुम्हारे पास डिपॉजिट है उसका तुम्हें हमारे पास रिजर्व के तौर पर 4.5% देना पड़ेगा, और जो ये 4.5% होगा इसी को हम बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो CRR इज व्हाट? CRR इज अमाउंट ऑफ फंड which is maintained by bank with Reserve Bank of India. CRR is amount of fund which is maintained by bank with Reserve Bank of India. एक ऐसा फंड जो कि आरबीआई के पास प्रत्येक बैंक को रखना अनिवार्य है एज अ रिजर्व, इट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। ओके, क्लियर है? इट इज मैंडेटरी विद आरबीआई, हर एक बैंक के मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक। अभी राइट नाउ जो कैश रिजर्व रेशियो इज 4.5%, राइट नाउ ये कितना 4.5%। अभी किस पर कैलकुलेट होता है उसके लिए पहले इन सारे पॉइंट्स को रीड कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तब पीपीटी तो दिखाइए, देखनी रहेगी पीपीटी। डन बेटा, आपको नहीं दिख रही, आप लॉग आउट करके लॉग इन करो फिर दोबारा, ठीक है, ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो। बच्चों को डन डन लिख रहे हैं, इनको कैसे दिख रही है, इसका मतलब आपकी तरफ से इशू है। डन। हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं कृपया करके इसको पढ़ लीजिए। मतलब कहने का ये है कि जो बैंक्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कैश रिजर्व रेशियो 4.5% मेंटेन करके चलना, 4.5% का सीआरआर मेंटेन करना इनके लिए मैंडेटरी। ओके, ये जो बैंक को 4.5% देना पड़ता है अपनी एनडीटीएल का देना पड़ता है आरबीआई को। अभी एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इस एनडीटीएल का 4.5% आरबीआई के पास जाता है एज अ रिजर्व। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, ओके, एनडीटीएल क्या है बहुत लिमिट में समझेंगे, समझने की कोशिश करना। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, इनमें जो पैसा आ रहा है और इनमें से जो पैसा जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा बचता है, दिस इज कॉल्ड एनडीटीएल। फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स है, ओके, इनकी एक दुकान है, इनके गले में कुछ पैसा पड़ा होगा 1,000 रुपए, ठीक है, 500 रुपए आया, 200 रुपए चला गया, ठीक है, बचा कितना मेरे भाई? 300 रुपए चला गया, बचा कितना यहाँ पर? 1200 रुपए। जस्ट 1200 रुपए एंड ऑफ द डे जो बैलेंस बचा दोस्त, इट इज एनडीटीएल, इट इज एनडीटीएल। और थोड़ा समझो, आप घर में बैठे हुए थे, ठीक है, आप घर से बाहर जा रहे थे, पिताजी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? आपने जवाब दिया पापा बस दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। आपने आपसे पिताजी ने पूछा कि बेटा कुछ पैसे हैं? आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे मेरे? पिताजी ने आपसे पूछा क्या बेटा कुछ पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? तो आप क्या जवाब दोगे? ना पापा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके पास 1,000 रुपए पड़े थे, 500 पिताजी ने दे दिए, आप शाम को दोस्तों के साथ बैठे, बेटा चकना वकना, या मतलब जो भी खाया पिया आपने, ठीक है, उस पे 300 रुपए लग गए, आपके पास शाम को वॉलेट में कितना पैसा बचा? आपके पास वॉलेट में शाम को पैसा कितना बचा? सर 1200 रुपए बचा। दिस इज कॉल्ड योर एनडीटीएल, ये आपकी एनडीटीएल है। बैंक की एनडीटीएल क्या है? ये पूरे दिन में पैसा जो आया जो गया मेरे भाई, उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना, इससे ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना इसमें। एनडीटीएल मतलब एंड ऑफ द डे जो बैलेंस है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एनडीटीएल, ओके, बट अभी के लिए एनडीटीएल का मतलब क्या है? जो बैंकों के पास एंड ऑफ द डे बैलेंस बचता है, इसको हम लोग एनडीटीएल बोलते हैं। तो जो बैंक होते हैं उनको सीआरआर, इसका मतलब डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। हाँ जी, इनको ये डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। एंड मेरे दोस्त ये जो सीआरआर होता है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनडीटीएल, या एनडीटीएल के बेसिस पे जो बैंक की एनडीटीएल होगी, उस एनडीटीएल का बैंक को 4.5% एज अ रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, उसी को कैश रिजर्व रेशियो हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? डन। एक बार देखना, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक मस्ट मेंटेन विद आरबीआई इन कैश, इट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। इट इज मेंटेन इन कैश। ये किस फॉर्म में मेंटेन होता है बेटा? डेली बेसिस मेंटेन होता है, प्लस उसके अलावा कैश फॉर्म में मेंटेन होता है। कैसे मेंटेन होता है? पहले तो डेली बेसिस, ओके, और दूसरा ये कैश फॉर्म में मेंटेन होता है, कैश फॉर्म में मेंटेन होता है। ओके, डन डन, क्लियर है इतना? इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है,
इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो सीआरआर है इट मे बी 0% और इट मे बी 100%। मतलब जो अभी राइट नाउ रेट चल रहा है 4.5% चल रहा है, आरबीआई इसको 0% तक भी ले जा सकती है, आरबीआई इसको 7% भी कर सकती है। मतलब बैंक को ये कह दे कि जो भी पैसा तुम्हारे पास आ रहा है वो तुम्हें सारा का सारा हमारे पास रखना पड़ेगा। अब आपको बता दूं, जब वो आया था, मतलब जब मोदी जी रात को आते हैं ना 8 बजे, मेरे भाई मित्रों आज से सारे नोट बंद होने वाले हैं, ठीक है, याद है मेरे भाई, मित्रों आज से ये होने वाला है, मित्रियों आज से ये होने वाला है, तो मोदी जब शाम को आते हैं ना मेरे भाई, तो वो कुछ ना कुछ काम खराब करके जाते हैं, ठीक है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम रॉन्ग, बड़ा मिनिमम मैक्सिमम खराब खराब करके जाते हैं, मतलब बढ़िया काम करके जाते हैं, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम रॉन्ग का मतलब क्या बेटा, पहले आप कह रहे हो मैं गलत बता रहा हूं। यहाँ पर मतलब ये है इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी कि इट मे बी 0%, इट मे बी 100%। आरबीआई कल को इसको 0% भी कर सकता है और इसको मेरे दोस्त 100% भी कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन हुआ क्या था, तब इंक्रीमेंटल सीआरआर एक लेकर आए थे। इंक्रीमेंटल सीआरआर मतलब उस दौरान मेरे दोस्त सीआरआर 70% इन्होंने कर दिया था कि सर्टेन पीरियड के लिए। अगर इस समय से लेकर इस दिनांक से लेकर इस दिनांक के बीच में बैंक के पास जो भी पैसा आ रहा था वो सारा का सारा मेरे दोस्त आरबीआई के पास जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे सीआरआर उन्होंने 70% कर दिया था। ओके, ऑनलाइन कैश फॉर्म, गौरव ऑनलाइन कैश फॉर्म, बात समझ में आ रही है? ये मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या है? और इवन इस पर कोई भी इंटरेस्ट भी आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो बैंक है जो आरबीआई के पास फंड मेंटेन कर रहे हैं, रिजर्व के तौर पर पैसा रख रहे हैं, बदले में आरबीआई को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। और इसको मेरे दोस्त आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइन किया गया, सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 में एग्जाम का क्वेश्चन आता है। भाई तू इसलिए कहता मार्केट में पैसा ज्यादा बढ़ जाता बेटा, मार्केट में लिक्विडिटी ओवर हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ये कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे दोस्त इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सर उस दौरान ऐसा कर दिया था, हाँ बेटा ऐसा हुआ था, लेकिन वो सर्टेन टाइम के लिए हुआ था, एक समय के लिए। जो पैसा इस समय से इस डेट से इस डेट के बीच में आ रहा था उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये सारा का सारा पैसा जाएगा आरबीआई के पास। ओके ओके रोशन भाई, डन। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ढूंढना, डिकोड करना। सीआरआर का रेट 4.5% है, ठीक है। मैं सीआरआर के रेट को बढ़ाकर 8% कर दे रहा हूँ, मनी फ्लो कम होगा कि ज्यादा होगा, ठीक है। सीआरआर का रेट 4.5% है, मैं सीआरआर का रेट घटाकर 3% कर दे रहा हूँ, मनी फ्लो कम होगा कि ज्यादा होगा, केस ए और केस बी दोनों ढूंढना। दोनों के आंसर मेरे दोस्तों मेरे को चाहिए, ठीक है। 8126580408 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें देखो कितने मैसेज आते हैं, कितने लोग मेरे को रिवर्ट करते हैं यहाँ पर इस नंबर पे 8126580408 पे कि अगर सीआरआर का रेट बढ़ता है तो मनी फ्लो पे क्या असर पड़ेगा, और सीआरआर का रेट घटता है तो मनी फ्लो पे क्या असर पड़ेगा, ढूंढना और इसका आंसर देना, ठीक है। कल डे आफ्टर टुमारो मुलाकात करते हैं, इसका मैं पहले आंसर तुम्हें बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाकी टॉपिक कवर करेंगे। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? ओके सब चंगा, मैं भी बढ़िया मेरे भाई। ओके स्टार्ट करते हैं सेशन को। जितना हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक उतना में तो कोई डाउट है नहीं आप लोगों को। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, या इवन मेरे भाई सीआरआर क्या है, ओके इतना क्लियर है? नो आई एम फाइन। एक्चुअली थोड़ा साइकिल बिगड़ा हुआ है, उसके चक्कर में मेरे भाई चीजें मिसमैनेज हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, सेम डे हुई है। यहाँ से स्टार्ट करूँ तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, पुरानी क्लासेस रिकॉर्डेड देख लेना। ओके स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक टूल है, एक ऐसी पॉलिसी है जिसका इस्तेमाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में फ्लो ऑफ मनी, ओके या तो फ्लो ऑफ मनी बोलिए आप, ठीक है, या लिक्विडिटी बोलिए, या मेरे भाई इसे आप सप्लाई ऑफ मनी बोलिए मार्केट में, इसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके अगर मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है तो मनी फ्लो को कम करना है, मनी फ्लो कम है तो मेरे भाई मनी फ्लो को बढ़ाना है, ये यहाँ पर उद्देश्य रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का, हाँ या ना? यहाँ तक कोई डाउट है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, ऐसी पॉलिसी जिसका इस्तेमाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कर रही है। मनी फ्लो बोलिए, फ्लो ऑफ मनी बोलिए, लिक्विडिटी बोलिए, मनी सप्लाई बोलिए, अल्टीमेट मतलब यहाँ पर पैसा, पैसा और पैसा। ओके मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, ओके कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। सीआरआर राइट नाउ कितना चल रहा है? 4.5% चल रहा है। मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था सीआरआर का रेट बढ़ा देंगे तो मार्केट में मनी फ्लो पे क्या असर पड़ेगा, तो एक केस था ये कि मनी फ्लो कम हो जाएगा मेरे भाई, केस बी था मनी फ्लो बढ़ जाएगा। आप किसके साथ है, ए के साथ है कि बी के साथ है? अगर रेट बढ़ाने पर मार्केट में मनी फ्लो मेरे भाई क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? ओके कम वाले ए के साथ, ज्यादा वाले बी के साथ मेरे भाई, 4.5% से बढ़ाकर 6% कर दिया है सीआरआर। ए के साथ कितने, बी के साथ कितने मेरे भाई? यहाँ पर देखते हैं किसके साथ बच्चा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए ए ए ए बी 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 बी, बहुत बढ़िया, ए बी ए बी ए बी ओके। मतलब कंफ्यूजन है, सी के साथ तो नहीं कोई, एक महान होगा मेरे भाई उसी के साथ भी बैठा होगा, ठीक है जरा समझना ध्यान से। है क्या कि सीआर कैलकुलेट किसका हो रहा है, एनडीटीएल पे। अब ये बैंक है, ध्यान से समझिएगा, बैंक, ठीक है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरे दोस्त, बैंक आरबीआई से, आरबीआई बैंक से कहता है कि बेटा सुन तेरे को ना अपनी एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज मेरे पास तेरे को रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर बैंक, बैंक कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सॉरी आरबीआई कह रहा है बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है यहाँ पर बैंक से कि तेरे को अपनी एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंट होगा यहाँ पर मेरे पास रखना होगा, यही तो है, यही तो है मेरे भाई, ठीक है यही तो है। अब एनडीटीएल मान लिया हम लोगों ने 1000 करोड़ है, कितनी मेरे भाई 1000 करोड़। अब इसमें से 4.5% कितना होगा, 4.5% सीआरआर वाला पैसा, वो क्या आपका 45 करोड़ रुपए, ओके 45 करोड़ रुपए, ये आपकी हो गई एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और ये हो गया आपका कैश रिजर्व रेशियो 4.5% पे। तो मेरे दोस्त बचा कितना इनके पास, 955 करोड़ रुपए,
बैंक के पास 955 करोड़ रुपए बचे, 955 करोड़ रुपीस। केस ए हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा सीआरआर जो है वो इंक्रीज हो गया, ओके, और इंक्रीज हो गया, यहाँ पर सीआरआर हमारा हो गया है 6%, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो एनडीटीएल है वो तो 1000 करोड़ हम लोगों ने कांस्टेंट माना है, एनडीटीएल कांस्टेंट माना हम लोगों ने 1000 करोड़, बट अगर हम लोग सीआरआर की बात करें तो सीआरआर बैंक को आरबीआई के पास कितना मेंटेन करना पड़ेगा, अब इनको 6% पे 60 करोड़ मेंटेन करना पड़ेगा, तो इनके पास जो अवेलेबल अमाउंट होगा, ओके, अवेलेबल अमाउंट होगा वो कितना होगा, 940 करोड़ रुपीस, 940 करोड़ रुपए, यस और नो, 940 करोड़ रुपए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सीआरआर का रेट हम लोग बढ़ा देते हैं, सीआरआर का रेट बढ़ाते हैं, तो बैंकों के पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो कम होगा, और अवेलेबल अमाउंट अगर कम होगा तो निश्चित तौर पे वो मार्केट में पैसा कम देंगे, तो मनी फ्लो भी हमारा कम होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसी वजह से सपोजिट करते हैं हम लोग, केस नंबर भी हम लोग लेते हैं, इसमें क्या है कि सीआर का रेट घटाकर 4.5% से 2% कर दिया हम लोगों ने, और 2% रेट होने पर होगा क्या मेरे दोस्त, जो एनडीटीएल है वो तो हम लोगों ने कांस्टेंट माना है 1000 करोड़, ओके, सीआरआर हम लोगों का यहाँ पर कितना होगा, 2% से 20 करोड़, तो यहाँ पर जो अवेलेबल अमाउंट है वो कितना 980 करोड़ रुपीस। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें यहाँ पर, इससे कंपैरिजन करते हैं और यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो सीआर का रेट है 4.5% और फिर ये 6%, अगर सीआर का रेट बढ़ रहा है मेरे भाई, तो जो अवेलेबल अमाउंट है वो कम हो रहा है, वही तो लिखा मैंने, सीआर का रेट कम होने पर, सीआर का रेट बढ़ने पर अवेलेबल अमाउंट कम हो गया, मार्केट में मनी फ्लो कम हो गया, ओके। अब यहाँ पर जरा देखना, सीआर का रेट 4.5% से हम लोगों ने 2% कर दिया, मतलब सीआर का रेट हम लोगों ने कर दिया मेरे भाई, कम कर दिया, पहले बढ़ाया तो कम कर दिया, कम करने पर जो अवेलेबल अमाउंट है वो क्या हो रहा है बेटा, वो बढ़ जा रहा है भाई। सीआर का रेट अगर आप कम कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा रिजर्व के तौर पर रखना पड़ेगा, उसके पास से ज्यादा पैसा बचेगा, तो सीआर का रेट कम करने पर अवेलेबल अमाउंट 955 से 980 हो गया, और 980 होने का मतलब ये कि मार्केट में अब पैसा ज्यादा जाएगा, यानी कि फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो सीआरआर और मनी फ्लो है उसका आपस में रिलेशन कैसा है, जस्ट अपोजिट है मेरे भाई। अगर सीआरआर बढ़ाओगे तो मनी फ्लो कम होगा मेरे भाई, सीआरआर कम करोगे तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा, कोई डाउट? दिस इज माय फर्स्ट क्लास एंड आई फील ट्रबल टू अंडरस्टैंड दिस। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको ये भी नहीं पता होता कि सामने वाला मेरा बाप है, समझ में आ रहा है? ये भी नहीं पता होता मेरी समय लगता है उसको ये जानने में कि सच में ये मेरे माँ बाप है, और हमें भी उसको समझाने में समय लगता है कि हम ही तेरे माँ बाप है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो थोड़ा तो समय लगेगा बेटा, पहले दिन तो कलेक्ट नहीं बन पाएंगे, तो कोशिश ये करो कि जो इनिशियल क्लासेस है वो उनको एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज मेरे भाई जितनी जल्दी हो सकता है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ओके। सर मेरा कॉल बेटा, आपका भी कॉल ले लेंगे, अभी पहले मेरा कॉल ले लो, यहाँ समझ लो, इसमें कोई डाउट है? रोम रोम सभी, राम राम, अभी तक पढ़ ले यार, अरे भाई समझ गया मेरे भाई, मंदिर में बनना जा कहा था, ठीक है, अभी तक दिमाग लगा लो। सीआरआर मनी फ्लो का रिलेशन क्लियर हो रहा है? ऑल डन, क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो अगर घबराने की पहली क्लास है तो मॉनेटरी पॉलिसी की पहली क्लास हो चुकी है, उसको कवर कर लेना, फिर ये टॉपिक समझ में आएगा, वो टॉपिक निकल चुका है, नहीं टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। अच्छा एक चीज देखिएगा, जो सीआरआर मेंटेन कौन करता है, आरबीआई को हर एक मेरे दोस्त किसके पास जो बैंक उनके पास मेंटेन करके चलना पड़ता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऑल ओके, एक बार ओके लिख देना मेरे भाई, यस सर लिख देना एक बार यस सर लिख देना, ओके। सीआरआर बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम होगा, सीआरआर अगर बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम होगा, सीआरआर अगर घटेगा तो बेटा मनी फ्लो बढ़ जाएगा, यस सर यस सर यस सर, यस सर, ये देखो बेटा यस सर, मैंने बोला पड़ता है, तो यहाँ पर बोल रहे यस सर, ये बोल रहे यस सर, ये वही लोग हैं मेरे भाई जो क्लासरूम में बैठे होते हैं आंख खोल के यूं कि टीचर को लगता है इनसे ज्यादा तो सीरियस कोई है ही नहीं है, और भाई साहब ये अलग ही किसी के साथ मेरे दोस्त गार्डन में घूमे होते हैं, चल मेरे साथी तो कुड़ कुड़, मेरे समझ रहे मेरे भाई, और टीचर को लगा बेटा आशीष समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, दूसरे के साथ घूमना समझ में आ रहा है, इनको पता नहीं है कि आगे सिर्फ टीचर से मिलने काम कहीं और मेंटली और प्रेजेंट है। मैंने बोला आरबीआई बैंक के पास मेंटेन करते हो, यस सर 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 है मेरे भाई, बैंक आरबीआई के पास सीआरआर मेंटेन करते हैं, किस पर कैलकुलेट होता है, एनडीटीएल पे, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी पे। क्या एनडीटीएल डेली चेंज होगा भाई, एनडीटीएल एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस डेली चेंज होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो सीआरआर है वहां पे डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, किसमें मेरे भाई डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, क्लियर। सीआरआर की बात करें तो किस एक्ट में डिफाइन है, इट इज डिफाइंड इन आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 में इसको डिफाइन किया गया है, और किस सेक्शन में डिफाइन है, 42 सबसेक्शन 1 में, किस सेक्शन में डिफाइन है 42 सबसेक्शन 1, क्लियर, क्लियर है। डन। सीआरआर मेरे भाई किस फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है, कैश फॉर्म में, इसकी कोई मिनिमम लिमिट नो, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नो, कोई मिनिमम लिमिट कोई मैक्सिमम लिमिट नो, कोई मिनिमम लिमिट कोई मैक्सिमम लिमिट नो मेरे भाई, ये हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। कैश रिजर्व रेशियो राइट नाउ कितना चल रहा है, 4.5% चल रहा है, ठीक है, इट इज नो इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई ऑन इट, ये क्लियर है सारे पॉइंट, डन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट यार, इसे पढ़िए फटाफट से, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो राइट नाउ इज 18%, ओके। फोर्टनाइट बेसिस पर रिपोर्ट देनी पड़ती है 14 दिन पे मेरे भाई, ओके, डेली बेसिस पर बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, नहीं मेंटेन करते तो पेनल्टी भी है, यस मेरे भाई, डेली बेसिस पर मेंटेन करना पड़ता है बैंक को। सर मार्केट पर क्या असर होगा, सीआर इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे, टंडन साहब इतनी देर से कहा हम ऐसी कैसी करा रहे थे क्या, मार्केट पे क्या असर होगा, क्या अभी मोहल्ले का बता रहे थे इतनी देर से, टंडन साहब कहा क्या चल रहा था, तभी तो कहता टंडन साहब मत अभी मिसेस टंडन के चक्कर में पड़ी है, अभी पहले यहाँ पर दिमाग लगा लीजिए, आप मिस को मिसेस बनाने पे लगे हुए हो, यहाँ फोकस करो टंडन साहब, इतनी देर से मार्केट की तो चल रही थी कि सीआर करेगा, अगर हम बढ़ा देंगे तो पैसा अवेलेबल अमाउंट कम होगा और मनी फ्लो कम होगा, मनी फ्लो अपने घर पे कम हो रहा है, मार्केट में कम हो रहा है, मार्केट पे कैसे पड़ेगा, और सीआर का रेट कम कर देंगे तो अवेलेबल अमाउंट बढ़ जाएगा और मार्केट फ्लो मनी फ्लो बढ़ जाएगा मेरे मार्केट में, ये सब पड़ेगा। मेरा फोकस यही है, चलिए ठीक है, मैं समझ नहीं पाया आपको, ठीक है सही है, यहाँ सही है, क्लियर है इतना। अब जरा देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर क्या होता है, इससे पढ़िए फटाफट से। अच्छा आप में से काफी ऐसे लोग होंगे मेरे भाई जो कि कुछ पैसा पापा के पास रिजर्व के तौर पर रखते हैं, कुछ पैसा आप अपने पास भी तो रखते होगे अपने वॉलेट में फोल्ड करके मेरे भाई, रखते कुछ पैसा छुपा छुपा के रखते नहीं रखते मेरे दोस्त, हाँ सर रखते हैं ना मेरे दोस्त, तो वही एसएलआर है मेरे दोस्त। बैंक को बोला कि बेटा बैंक सुन, बेटा बैंक सुन, आरबीआई कहता है, बैंक कहते हैं सुना, आती के खंडाला, क्या करूं आके में खंडाला, सीआरआर मेंटेन करेंगे, हाँ करेंगे ना 4.5%, एसएलआर मेंटेन करेंगे, हाँ करेंगे ना 18%, सीआर कहां मेंटेन करेंगे, आरबीआई के पास मेंटेन करेंगे ना, और एसएलआर क्या करेंगे अपने पास मेंटेन करेंगे ना, समझ में आ गया, हाँ मतलब बैंक को आरबीआई कह रहा है, आरबीआई कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से कि बेटा तुमको क्या करना है, एनडीटीएल का 4.5% तो हमें देना है, उसको हम बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो, और इसी एनडीटीएल का 18% तुम्हें अपने पास रिजर्व के तौर पर रखना है, उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कोई दिक्कत, क्या तक कोई दिक्कत वालों के, ये भी एनडीटीएल मतलब एसएलआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ बैंक हैज टू मेंटेन विद आरबीआई, यहां तक कोई दिक्कत, योर एनर्जी लेवल वो भी इस टाइम यू आर ग्रेट सर, शुक्रिया बेटा, अभी यहां पर पढ़ लो दिमाग लगा लो, डन, यहां तक क्लियर,
यस सर लिख दो एक बार मेरे भाई, अब तो लिख दो यस सर, अब तो सही है, यहां तक क्लियर होगा, इतना बड़ी एक्सप्लेन किया उसके बाद भी नहीं अगर समझ में आया तो दिक्कत है। डन डन, नो सर, यस सर, नो यस। देखो यस वाले ना सो रहे हैं अभी, अभी ये गार्डन में घूम रहे हैं बेटा, आरबीआई की जगह सेल्फ लिख लेना, ठीक है, थोड़ा आगे खोल लो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज अमाउंट ऑफ फंड, एसएलआर वो अमाउंट होता है जो कि बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, नहीं अपने पास। अगर ये सीआरआर लिख देता तो वो यहां पर लाइन सही हो जाती है, आरबीआई के पास मेंटेन होता है, बट एसएलआर मेरे भाई इटसेल्फ होता है, क्लियर, शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट मेंटेन विद इटसेल्फ इन कैश और लिक्विड एसेट। कहने का मतलब ये है कि हमने पढ़ा था सीआरआर आपका किस में मेंटेन होता है, कैश में, बट जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है कैश में, गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इसलिए मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहले पढ़ा दिया था, क्योंकि अगर मैं अब पढ़ा था ये लाइन के बाद पढ़ा था तो तुम लोग मेरी जान ले लेते, ओके। सर सीआर निकाल के देन सर कैलकुलेशन करेंगे। ऐसा है कि बेटा कि ये मैंने क्या लिखा था कि एनडीटीएल पे मेंटेन होगा सीआरआर एसएलआर। अगर एनडीटीएल हमारा 1000 करोड़ है तो मेरे भाई इसी पे मेंटेन होगा, इसका 1000 करोड़ का 4.5% चला के 45 करोड़, और यहीं पर मेरे भाई इसी 1000 करोड़ का मेंटेन होगा 180 करोड़, अलग से नहीं है, माइनस करके नहीं है, एनडीटीएल पे सीधे। आएगा समझ में ना आया मुझे बताओ। भैया समझ में आ गया, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। एक बार और सर प्लीज, चलो मैं बताता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। इट इज एप्लीकेबल बैंक एंड फाइनेंशियल नो मिनिमम लिमिट बट हैज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 40%। इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है बट मैक्सिमम लिमिट 40%, मतलब जो एसएलआर इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, राइट नाउ इट इज 18% बट इट मे बी 0। आरबीआई बोलते हैं बैंक को कि तुम्हें 0% मेंटेन करना है, और आरबीआई मैक्सिमम कितना कर सकता है, इसको 40% से ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। लिक्विड एसेट में गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं हो गया, ये किसमें मेंशन है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 24 में इसको मेंशन किया गया है, ये भी डेली बेसिस पे, ये भी डेली बेसिस पे मेंटेन होगा। देन मिनिमम रिजर्व सिस्टम बिल्कुल अलग है, वो अलग है भाई, मिनिमम रिजर्व सिस्टम और आरबीआई, अरे पापा अलग पैसा जोड़ रहे हैं, ये लौंडे अलग काम कर रहे हैं, पापा लौंडे अलग अलग है, समझ नहीं समझ रहे हो? तो पिताजी को मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करना है, वो अलग चीज है, लेकिन जो बेटे हैं ना उनको पिताजी ने बोला है कि जो भी तुम्हारी इनकम है उसमें से कुछ मुझे दो, कुछ अपने पास रिजर्व के तौर पर रखो और बाकी सब उड़ा दो, इधर उधर सब उड़ा दो मेरे भाई, समझ नहीं समझ रहे? तो बैंक जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई मेंटेन कर रहा है वो अलग है, बैंक आरबीआई के पास सीआरआर अलग मेंटेन कर रहा है 4.5%, बैंक अपने पास रिजर्व के तौर पर मेरे भाई 18% मेंटेन कर रहा है, वो अलग है, वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो मार्केट में आप दे सकते हो, ओके। गोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे ताऊ गोल्ड कैलकुलेट ना करना, इनने यूं कह दिया कि 18% तुम्हें मेंटेन करनी है, अब 18% कैश में नगद में रख लियो, बाकी गोल्ड लेकर रख लियो, या फिर भाई भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दियो, ओवरऑल मेरे भाई 18% मेंटेन करना है, यूं मतलब क्लियर हो गया, ऑल ओके। अब मुझे ये बताओ कि अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, अगर एसएलआर है, इसके रेट को अगर हम बढ़ा देंगे तो मार्केट में मनी फ्लो पे क्या असर पड़ेगा मेरे भाई, सच बताना इसको सोच समझ के। क्या सीआरआर जीरो हो सकता है, तभी तो मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है सीआरआर की, क्यों नहीं जीरो हो सकता? इट इज कंपलसरी टू मेंटेन एसएलआर, आपने कहा आपकी बात को भी टाल सकता है क्या, समझ रहे हो? नहीं ना मेरे भाई, आरबीआई ने बोला इट इज मैंडेटरी मेरे भाई, तो मैंडेटरी। डिक्रीज इंक्रीज, अच्छा इंक्रीज वाले ए के साथ डिक्रीज वाले बी के साथ, बताओ मेरे भाई। बी वाले है डिक्रीज वाले, सेम रिलेशन है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का रेशियो बढ़ाओगे मनी फ्लो कम हो जाएगा, ये भी रिजर्व है मेरे भाई, और कम करोगे तो बढ़ जाएगा, सेम रिलेशन है, सेम रिलेशन, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं दोस्त, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, सीआरआर की फुल फॉर्म क्या, प्लीज बोल लिया करिए, घर वालों को बुरा नहीं लग रहा आपका बोलना, तो थोड़ा बोल लिया करिए, जब बैठे हो बोल लो मेरे दोस्त, थोड़ा तो मुंह से निकाल लो मेरे भाई, मन में रह जाएगा, ठीक है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ओके, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मेरे भाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर कितना चल रहा है सर 18%, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना चल रहा है 4.5%, क्लियर है भाई, ठीक है, बोल लिया करो मेरे दोस्त, बोलना जरूरी है, अगर बोलोगे नहीं मन में रखोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मोनिका को मैंने नहीं मेरे भाई बोला होता कि हम तुम्हें मोहब्बत करते हैं तो उन्हें पता चलता नहीं, पता चलता, तो मेरे दोस्त बोलना जरूरी है, नहीं तो मन में रखते तो कुछ नहीं हो पाता, तो समझ रहे नहीं समझ रहे? नो सर, नो सर, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, माफ करना, थोड़ा यार समझ में नहीं आ रहा जो कह रहा है मेरे साथ। सीआरआर 4.5% मेरे भाई, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%, बात समझ में आ रही है? सीआरआर 4.5%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%, ओके। सीआरआर जो होता है वो बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, और जो एसएलआर होता है वो बैंक को अपने पास ही मेंटेन करना पड़ता है, क्यों क्लियर है भाई? गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉर्मल पर्सन ले सकता है, ए ताऊ नहीं, रुक जा अभी से मत चौधरी बनना, रुक जा अभी समझाऊंगा, ठीक है। पहले नहीं ले सकता, तब ले सकता है, कैसे ले सकता है वो बाद में पढ़ेंगे। सीआरआर की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इसमें एक चीज याद रखना, ये कैश फॉर्म में मेंटेन होता है, एसएलआर आपका कैश में, गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मेरे भाई इसको मेंटेन किया जाता है। सीआरआर की कोई मिनिमम लिमिट नो, कोई मैक्सिमम लिमिट नो, एसएलआर की कोई मिनिमम लिमिट नो, बट मैक्सिमम लिमिट 40%, ओके। जो सीआरआर है इसको आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइन किया गया है, एसएलआर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन किया गया है, एसएलआर को इस एक्ट के सेक्शन नंबर 42 में डिफाइन किया गया, 42 सबसेक्शन 1 में, 42 का उल्टा कितना होता है 24, इसको सेक्शन नंबर 24 में डिफाइन किया गया है, ठीक है भाइयों, क्लियर है? इतने में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। सीआरआर की बात कर लेते हैं तो दोस्त, इसका भी मनी फ्लो के साथ रिलेशन बिल्कुल अपोजिट होता है, और एसएलआर का भी मनी फ्लो के साथ रिलेशन बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। यहाँ चाहे सीआरआर हो चाहे एसएलआर हो, दोनों में से कुछ भी इंक्रीज करोगे वो मनी फ्लो वो कम हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी डिक्रीज करोगे मनी फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर में दोनों में कॉमन बात ये है कि ये दोनों एनडीटीएल पे कैलकुलेट होते हैं, और एनडीटीएल पे कैलकुलेट होने का मतलब है ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। सर सेक्शन 42 सही तो लिखा है, सब सेक्शन 1 कोई गड़बड़ है क्या, कोई गड़बड़ है क्या, सही तो लिखा है सारा, ऑल ओके, ऑल क्लियर, समझ में आ गया? ऑल ओके सर, बहुत इजीली समझ में आ जाता है, अरे इजी है यार, सब बहुत इजी है, लोगों ने इसको डर बना रखा है, हाय सीआरआर एसएलआर हो, सीआरआर एसएलआर है नहीं कुछ। हाउ आरबीआई इंश्योर देन बैंक मेंटेन एसएलआर सीआरआर, तो यार ऐसा है कि हर एक चीज के लिए ना अगर आपको बार बार डांटा जाएगा तो सही नहीं है, आपको खुद मेंटेन करना चाहिए, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी भी नहीं है, पेनल्टी, पिताजी ने बोला बेटा रात को बात नहीं करनी तो नहीं करनी,
बेटा रात को बात नहीं करनी तो नहीं करनी, और अगर तुमने कर ली तो बेटा फिर उसके बाद ऐसी कैसी होनी है, कुछ नहीं होना है, तो निश्चित पेनल्टी है। अगर सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी है, और वो पेनल्टी क्या है वो बात की बात है। ओके, हाँ अभी के गुप्ता जी तरह समझ लो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन जैसे सीआर की कोई लिमिट नहीं है और एसएलआर की 0 और मैक्सिमम 40%, तो क्या ये लिमिट एमपीसी के लिए जैसे रेट 4.5 18 डिसाइड होगा? बेटा ये है कि रेट का सेशन का मतलब समझ क्या है, सीआर एसएलआर की लिमिट नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। सीआर 4.5% 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। क्या नहीं लगा कि मिनिमम इतना होगा मैक्सिमम इतना होगा, पर एसएलआर में मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम 40%, एसएलआर 40% से ज्यादा नहीं होगा। ओके डन। अब एक चीज और आगे, इसको जरा पढ़ना दोस्त। ये मैंने तुम लोगों को एट द टाइम जब मैं पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का कांसेप्ट पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने कहा था इसको रीड कर लो, ठीक है, ये तुम्हें समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन इस वाले मैंने स्लाइड को यहां रखा है, जब तुम पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के नोट्स बनाए थे उसमें ये 3 लाइन और थी, इनको जरा पढ़िएगा भाई, इनको पढ़िए। सर मेरी फर्स्ट क्लास बेटा से पहले वाली जरूर देखना, तभी वाली क्लास समझ में आएगी, अभी होल्ड कर दो, कट करो, पहले पहली वाली देखिए, उससे पहले वाली क्लास 1, फिर क्लास 2 ये वाली देखना। ओके एक तो सारे सॉफ्टवेयर में ना कुछ चीजें है नहीं है, नहीं तो मैं भी तुम लोगों का कैमरा ऑन करता, पुराने वाले में ये है चीजें, और कैमरे से मैं तुम ऑन करने का ऑडियो ऑन करके तुमसे चेक करके पूछता कि तुम इस लाइन का मतलब क्या समझ पा रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहां तक पहुंच पा रहा है। सर मेरा फर्स्ट लाइट क्लास में कहां से पढ़ना, बिल्कुल जीरो से बेटा, पहली क्लास, इस बैच की पहली क्लास से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ट्रेजरी बिल क्या वो बाद में पढ़ेंगे, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है। सुबह उठी 9:30 बजे, एक्चुअली मैं पूरी रात जगा हूं आजकल। हमारी जो जो बेटी है ना छोटी, जो डॉटर है मेरे दोस्त, उसकी नींद खुलती है रात को, और वो रात को 3:30 बजे चिल्लाती है पापा पापा, मन में चिल्लाती है, मुझे 12 बजे आ जाती है, तो मैं जगा हुआ होता हूं, तो फिर मैं लैपटॉप साइड में रखता हूं, सुबह तक उसके साथ खेलता हूं। हाँ बेटा, बच्चे सुबह तैयार कर रहे, पहले उसको मेरे को संभालना है, अब उसको संभालते संभालते सुबह के पौने 6 बजते हैं, ठीक है। अब माता जी भी उनके संभालनी, हम भी उन्हें संभालने, दोनों मिलकर संभालना है। अब होता क्या है मेरे भाई, सुबह जब क्लास लेके मैं ओवर होती है तो मैं उसके बाद मेरे को नींद ऐसी आ रही होती है, ये सिर्फ फट रहा होता है, ठीक है। अब सुबह यही हुआ, मेरा सर में इतना तेज हेडेक हो रहा था, मैं क्लास लेता भी तो अपना 100% नहीं दे पाता, तो मैंने कहा बजाय ये कि क्लास लेने के काम चलाओ काम करूं, उससे बेहतर शाम को शिफ्ट करता हूं और आराम से बैठ कर अपना 7% दूंगा, इसलिए मैंने उसको शिफ्ट किया था। उस टाइम में कोशिश तो कर रहा था कि ले लूं, फिर मेरे मन में आ रहा था यार मैं अपना 7% दे नहीं पाऊंगा, मैं मन से पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो मैं पढ़ा के क्या करूंगा, तो इसलिए मेरे भाई मैं सुबह सोया, फिर वही 12 बजे करीब उठा, तो 12 बजे यूट्यूब पे भी सेशन आप देख रहे हो, पिछले 4-5 दिन से हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं, तो ये थोड़ी दिनचर्या बदल गई है। अब उनको पहले खिलाना पड़ता है, उसके बाद कोई काम करना पड़ता है, ये चल रहा है थोड़ा। हाँ दिन भर वो सोती है और रात भर मेरे भाई फिर वो हमको जगाती है, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, बढ़िया मजा आ रहा है। चलो अब जरा समझना, छोटी सी चीज पूछूंगा उसको ध्यान देना। ओके, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके। क्या पेमेंट बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है? क्या पेमेंट बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है? कोई बात नहीं सर, ओके, मेरे को कोई बात नहीं लगती है, मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है। यस यस। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है? सोच समझ के आंसर देना मेरे को। क्या पेमेंट बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है? यस। क्या पेमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है? यस ओके। क्या पेमेंट बैंक को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है? क्या पेमेंट बैंक को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है? कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस, नो यस नो यस नो यस, दोनों लिख देता हूं, यस और नो। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है? नो आइडिया, ये गलत बात है यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं उसके बाद गलत बात है, यस बोले नो आइडिया, मैंने भी ये पढ़ा है ना, तुम सब कह रहे हो यस। अब इसको दोबारा से पढ़ो जरा, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस लाइन को पढ़ो, मैं फिर बोल रहा हूं मुझे हटाना नहीं है या बैठाना है, ओके। तो जरा थोड़ी देर के लिए इस लाइन को पढ़ो जो मैंने पूछा उसके आधार पर। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, अल्टीमेट। पेमेंट बैंक सीआरआर मेंटेन करता है यस, स्मॉल फाइनेंस बैंक मेंटेन करता है यस, यहां पर आंसर आएगा एसएलआर मेंटेन करता है नो। स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों मेंटेन करता है, बट ये मेरे दोस्त एसएलआर मेंटेन नहीं करता, हमें यहां समझना है पेमेंट बैंक के केस में, क्योंकि पेमेंट बैंक सीआरआर मेंटेन कर रहा है 4.5%, बट वो 18% मेंटेन नहीं कर रहा। असल में इसको क्या करना पड़ता है कि जो सरकारी प्रतिभूति होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एसएलआर कोटे वाली है, एसएलआर कोटे वाली मतलब ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना अलाउड किया गया है। बैंक्स को बोला जाता है ना कि आपको एसएलआर मेंटेन करना, कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें बैंक एसएलआर मेंटेन कर सकते हैं, उन सिक्योरिटीज में इसको इन्वेस्टमेंट करना होता है। इट इज नॉट अ रिजर्व फॉर पेमेंट बैंक, इट इज अ इन्वेस्टमेंट फॉर अ पेमेंट बैंक, ओके। यहां पर इसको बोला है 75% आपको डिमांड डिपॉजिट बैलेंस का गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना पड़ेगा, 25% जो रहेगा वो आपको यहां पर रखना पड़ेगा इंटर बैंक, यानी दूसरे बैंक के पास आपको रखना पड़ेगा अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए, ओके। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हुई वाली लाइन? एग्जाम का सवाल है मेरे भाई, नहीं भी समझ में आई, क्यों नहीं समझ में आया, तो समझाता हूं। अपार्ट फ्रॉम अमाउंट मेंटेन एज अ सीआरआर विद आरबीआई, आरबीआई के पास सीआरआर मेंटेन करने के अलावा ऑन इट्स आउटसाइड डिमांड एंड टाइम इन लायबिलिटी इट विल बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 75%, सीआरआर मेंटेन करने के बाद जो बैंक के पास पैसा बच रहा है उसमें से 75% इसको जो डिमांड डिपॉजिट बैलेंस का है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जिनकी समय सीमा 1 वर्ष तक की होती है और जो एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करने के लिए, ओके। एसएलआर मेंटेन नहीं करना पड़ता, एसएलआर जो बैंक मेंटेन करते हैं, जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सिक्योरिटीज में अब इनको पेमेंट बैंक अलाउड किया कि 75% तक पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे, और इसके अलावा जो रेस्ट बचा यानी 25% वो आप करंट या टाइम फिक्स डिपॉजिट में अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास रखेंगे अपने ऑपरेशनल पर्पस के लिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। क्लियर हो रहा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक पे तो नॉर्मल लागू है, जैसे कि नॉर्मल सभी बैंक में लागू होता है, इनको सीआरआर 4.5%, एसएलआर 18% मेंटेन करके चलना है। बात क्लियर हो रही है? फिर आराम से तसल्ली से सोचो, अगर कोई डाउट है तो मैं फिर बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस टॉपिक के अलावा कवर नहीं करूंगा, ये टॉपिक कवर करूंगा, मुझे टॉपिक कनेक्ट करके चलना है।
हो सकता है आने वाले टाइम में मैं बैच को रेगुलर कर दूं, क्योंकि मुझे हर हाल में 30 जून तक इस बैच को कंप्लीट करना है, और 30 जून तक कंप्लीट करने का मतलब है मुझे इसकी क्लासेस बीच में रेगुलर करनी पड़ेंगी, बजाय वीक में 3 दिन के। रिपीट सर, एक बार और बोलिए, इसी को रिपीट करिए, एक बार और बताइए सर, वंस मोर। हाँ एक चल रहा है, वंस मोर है, वंस मोर सर, नाच के दिखाइए ना सर, वंस मोर। तब दिमाग एक बार में लगा लोगे तो फिर वंस मोर जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई आप सुन, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तो दोनों चीजें हैं, अपन को दिक्कत या पेमेंट बैंक के चक्कर में है, यही तो दिक्कत है। तो पेमेंट बैंक के लिए बोला कि भाई तू सीआरआर मेंटेन कर ले, कर ले, कर ले, कर लिया, कर लिया, कर लिया। तेरे को एसएलआर मेंटेन करना 18% नहीं करना भाया, नहीं करना, नहीं करना और नहीं करना। इसको बोला है कि सीआरआर मेंटेन करने के बाद तेरे पास जो पैसा है उसको तोड़ 75% में और 25% में, 75% में और 25% में। 25% तो तू बैंक में रख ले, दूसरे बैंक में अपने पैसे को, तू उस पे ब्याज व्याज उठाता रहे मेरे भाई, अपना पैसा दूसरे बैंक के पास रख अपने ऑपरेशनल नीड के लिए, ओके। और 75% का तू इन्वेस्टमेंट कर दे, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कर दे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, सरकारी प्रतिभूतियों में। कौन सी सरकारी प्रतिभूति? पापा ने बोला बेटा जाओ दोस्तों के साथ खेलो, या फिर पापा ने बोला जाओ 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 बेटा उन आंटी के जो बच्चे उनके साथ खेलो। कौन सी वाली आंटी के बच्चे के साथ खेलने के लिए पापा ने बोला? जो नजदीक पड़ोस में है कि दो घर छोड़ के वाली है? तो पापा ने बोला जो नजदीक पड़ोस में आंटी उनके बच्चों के साथ खेलो, जो दो घर छोड़ के उनके साथ नहीं खेलना, उनको मुझसे बात नहीं करती, उनके बच्चों के साथ तुम्हें नहीं खेलना। क्लियरली पापा ने बोल दिया है। तो किनके साथ खेलना है? जो नजदीक वाले पड़ोस में है उनके बच्चों के साथ खेलना है। तो कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है मेरे भाई? 75% का उनमें जिसमें बैंक्स को बोला गया है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करने के लिए, उनमें जिसमें बैंक को बोला गया एसएलआर मेंटेन करने के लिए। बैंक उन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब सिंपल शब्दों में बैंक एसएलआर मेंटेन करते हैं कुछ प्रतिभूतियों में। भाई समझ रहे हो? मैं बैंक को क्लियर बोला है कि तुमको एसएलआर मेंटेन, सभी बैंक को तुम्हें एसएलआर मेंटेन करना है, बट एसएलआर तुम इन्हीं सिक्योरिटी में मेंटेन कर सकते हो, ओके। उन सिक्योरिटी में बैंक को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउड किया गया 75%। बात समझ में आ रही है? और ये सिक्योरिटी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। कोई दिक्कत? यस बिल्कुल श्वेता, सीआरआर मेंटेन करने के अलावा। विच आरबीआई आर्टिकल एंड रूल रिलेटेड टू सीआरआर एसएलआर, मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि आप एक्ट के सेक्शन पूछ रहे हो, तो सेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं और एक्ट भी बता चुका हूं सर। फिर पेमेंट बैंक के पास कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा ना मेरे भाई, दूसरे बैंक के पास मेंटेन करके चल अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए, ओके। ये लोन तो प्रोवाइड कर ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये लोन तो प्रोवाइड कर ही नहीं रहा, सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है। डन, वन लास्ट टाइम, कांट पॉसिबल, ठीक है, कांट पॉसिबल। अब आराम से रिकॉर्डेड वीडियो देखना, क्योंकि मैं जितनी बार रिपीट कर रहा हूं वो भी मोर देन इनफ है बेटा। अब मैं लेकिन तब तक करूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा, बट ऐसे मत करो कि वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, ओके। डन, क्लियर। अब यार दोस्त थोड़ी देर के लिए समझना, इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में और लेके चल रहा हूं मैं। इन्फ्लेशन आप जरा समझो, सीआरआर और एसएलआर है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या? महंगाई। अगर आप सीआरआर एसएलआर के रेट को अगर बढ़ा दोगे तो महंगाई पे क्या असर पड़ रहा है? बताइए मेरे भाई। धन्यवाद, बात हुई थी क्या? बात हुई थी बेटा, ज्वाइनिंग हो जाएगी? अरे तेरा तो मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा इसके लिए। नहीं धन्यवाद, धन्यवाद, इसका एहसान कभी ना कभी जरूर चुकाऊंगा, मैं टेंशन ना ले। ये तू मेरे पर रेडी हो गया, रेडी वाली बात तो आई है। आ जाएगी, चल मैं अभी चल कॉल करता हूँ क्लास में, ठीक है ओके। बेटा यार मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। डिक्रीज होगा, फॉल सर, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। अब जरा समझना, अब इसको ना थोड़ी देर के लिए समझो। इन्फ्लेशन डिक्रीज इंक्रीज नहीं, हमें सीआरआर एसएलआर की जरूरत, हमें दवा की जरूरत तभी जब हम बीमार हैं, या हम दवा खा रहे हैं इसलिए कि बीमार ना हो। ये बात समझना, हम दवा इसलिए खा रहे हैं कि हम बीमार ना हो, या हम बीमार हैं इसलिए दवा खा रहे हैं। मेरे भाई समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं पॉइंट समझ में आ रहा है? बीमार है इसलिए खा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, कंडीशन ये चल रही है, कंडीशन ये चल रही है। अब इस कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें इस टूल को यूज करना है, ओके। सीआरआर एसएलआर टूल को यूज करना है। तो अब राइट नाउ इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के केस में हमें सीआरआर एसएलआर को क्या करना चाहिए? मार्केट में ओवर लिक्विडिटी है, मार्केट में बहुत पैसा है, यहां पर लोग है मेरे भाई, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। ये इनसे बात करो बस ये कहते हैं पैसा बात को, किस बात को? पैसा बात को, किस बात को? मेरे भाई गाड़ी खड़ी है घर में, फिर भी एक और गाड़ी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। 4 जोड़ी कपड़े रखे हैं, फिर भी मेरे भाई 2 जोड़ी और लेकर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे पैसा बात को, किस बात को? पैसा बात को, किस बात को? मेरे भाई तो भाई साहब इनके पास बहुत पैसा है, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है। अब मार्केट में मनी सप्लाई को ही तो कम करना है। मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, इसलिए लोगों की डिमांड ज्यादा है, और लोगों की डिमांड ज्यादा इसलिए प्राइस बढ़ रहे हैं। क्यों मेरे भाई? यही तो बात है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, लोगों के हाथ में, इन लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है मेरे भाई, इसके लिए इनकी डिमांड बढ़ रही है। पैसा ज्यादा नहीं होगा तो लोग खरीदने नहीं जाएंगे, अब पैसा ज्यादा तो डिमांड बढ़ रही है, इसलिए डिमांड बढ़ रही है, तो मेरे दोस्त मार्केट में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, और दाम बढ़ रहे हैं मतलब महंगाई आ रही है। तो अब इस डिमांड को कम करने के लिए, मनी सप्लाई को कम करने के लिए, ओवर लिक्विडिटी को कम करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ मनी को कम करना पड़ेगा। और फ्लो ऑफ मनी और सीआरएस का रिलेशन कैसा अपोजिट है मेरे भाई? तो अगर फ्लो ऑफ मनी को कम करना पड़ेगा तो उसको ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीआरएस। नाइस, नाइस, क्लियर हुआ? आई एम न्यू, फर्स्ट क्लास ऑफ वॉली 1 रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं चल रही? लॉग आउट करके लॉगिन कर लेना। समझ में आया? अभी राइट नाउ सिचुएशन यही है, मार्केट में ओवर लिक्विडिटी, मार्केट में पैसा ज्यादा है, अभी इन्फ्लेशन आ रहा है, मेरे दोस्त महंगाई चल रही है, तो ओवर लिक्विडिटी धीरे 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 आरबीआई कम कर रहा है, उसके लिए वो क्या कर रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल को यूज कर रहा है। सीआरआर को उसने 4% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। सब दिमाग में बैठ गया, बस मैं यही चाहता हूं। मजा आया? समझ में आया? क्लियर हो गया? डन? कोई डाउट है? ऑल ओके? अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सीआरआर विद मनी फ्लो एंड इन इन्फ्लेशन, व्हाट विल आरबीआई डू विद सीआरआर एसएलआर, तो यू कैन एक्सप्लेन ना, आप एक्सप्लेन कर सकते हो बढ़िया तरीके से, ओके। अभी मैं एनडीटीएल बताऊंगा, टेक्निकल एनडीटीएल बताऊंगा क्या होती है, उसका पूरा फार्मूला लिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं चीजें ऐसी बता के चलूं जिससे यहां सेट होने लगे, ओके। समझ रहे हो ना? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो अगली क्लास हमारी लगभग 1.5 घंटे की रहेगी, डे आफ्टर टुमारो यानी मंडे को, जिसमें हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसडीएफ, ओके, ये 4 रेट कवर करेंगे। फिर सुन लीजिएगा, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, ये सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तब तक अपनी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको मेरे दोस्त आराम से रिवाइज कर लेना, जो पहली दफा जुड़े हैं वो कोशिश करना, बाकी के टॉपिक आप जितने भी हो चुके हैं उनको कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। पीडीएफ में लगवा दूंगा इसका। बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज यार रेटिंग होगी तो उसमें एटलीस्ट 5 देना, ठीक है। कंटेंट पसंद आया, एक्सप्लेनेशन पसंद है, सारी चीजें तो ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।